students, I'm Professor Hitanshu Vyas. We are here to revise paper 3 Cost and Management Accounting Inter CA, of course of 100 marks. आज का अपना जो चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. चलो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से शुरू करेंगे और उसी में हम आगे बढ़ेंगे. और जैसे ही मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखता हूँ ना, आपको एक बात समझ जानी है कि ये जो पूरा चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ पे एक वर्ड हिडन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. मतलब ये पूरा जो चैप्टर है ना वो कंस्ट्रक्शन से डील करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से ये पूरा चैप्टर डील करता है. ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे. आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है, बहुत ही इजी टॉपिक है. आई रिपीट, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं. तो पहले हम अलग अलग टर्म्स समझेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे. रिवीजन चैप्टर है, रिवीजन के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे. जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो. लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स. एक एग्जांपल लेते हैं ये टर्म समझने के लिए. लेट्स से कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट को अपने वहां पे मेट्रो बनवानी है, तो उन्होंने कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स कॉल इट XYZ लिमिटेड को बोला कि आप हमारे लिए मेट्रो बनाओ. अभी यहां पर है ना, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन. A contract is a big construction job undertaken by someone on someone else's behalf. तो अभी मेरे एग्जांपल में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे XYZ लिमिटेड मेट्रो बनाना शुरू करेगा. सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन बाय समवन ऑन समवन एल्सेस बिहाफ. तो ये जो हमने बोला ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने XYZ लिमिटेड को बोला कि आप कौन हमारे लिए मेट्रो बनाओ, आई कैन नाउ यूज द वर्ड्स कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया XYZ लिमिटेड को कि आप हमारे लिए मेट्रो बनाओ. तो इसमें XYZ लिमिटेड को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी. या तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोलते हैं सेलर और इसको बोलते हैं बायर. तो जो पहले मैंने सेंटेंस बोला था ना, अभी मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. मैंने क्या बोला था, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन बाय समवन ऑन समवन एल्सेस बिहाफ. उसको मैं अभी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, चेंज कर देता हूं. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग कंस्ट्रक्शन जॉब अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्टीज बिहाफ. दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए, दो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस हो गया. अभी आगे सुनिए. नेचुरली ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई चैरिटी तो नहीं करेगा, फोकट में तो काम नहीं करेगा, फ्री में काम नहीं करने वाला है, वो पैसा लेगा ऑब्वियसली. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से XYZ लिमिटेड ने बोला कि हमको 1000 करोड़ रुपया चाहिए. ये करने के लिए हम आपको मेट्रो बना के देंगे, हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए. तो ये 1000 करोड़ को हम क्या बोलेंगे पता है? 1000 करोड़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. हजार करोड़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इन अदर वर्ड्स, दिस इज नथिंग एल्स बट सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो मेरा जो पहले का सेंटेंस था उसे मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं. A contract is a big construction job undertaken by contractor on contractee's behalf
फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेगा ऑब्वियसली, तो वो हमने अपने सेंटेंस में ऐड कर दिया। अभी जरा ध्यान दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को ये काम पर ध्यान रखने के लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को तो काम तो बहुत सारे होंगे, खाली एक मेट्रो पे ध्यान देना उनका खाली अकेला काम नहीं है। तो वो लोग कोई ऐसे लोगों को हायर कर लेंगे जो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट के कामकाज पे ध्यान रख सकते हैं। तो लेट्स से उन्होंने एबीसी लिमिटेड को हायर किया अपना ये कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर करवाने के लिए, तो एबीसी लिमिटेड को हम बोलते हैं आर्किटेक्ट, कोई कोई लोग इसको बोलते हैं सर्वेयर। तो आगे जो सेंटेंस बोला था उसको थोड़ा और मॉडिफाई मैं कर देता हूं, थोड़ा एडिशन हो जाएगा, सुन लीजिए। A contract is a big construction job undertaken by contractor on contractee's behalf for contract price, and the progress of the contract will be monitored by an architect, also known as surveyor। बराबर, इतना आपको समझा? अभी आगे सुनिए, ये पूरा जो चैप्टर है ना भाई, ये पूरा जो चैप्टर है ना, हम कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली किसी के पर्सपेक्टिव से होगा, नहीं तो टेक्निकली देखने जाओ तो एक ही आदमी डेटर होता है, एक ही आदमी क्रेडिटर होता है, डिपेंड्स आप किसके पर्सपेक्टिव से देखते हो। तो हम ये पूरा जो चैप्टर है हम कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मतलब उसका इनकम हमारा इनकम, उसका एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस। अरे लॉजिकली देखने जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो खाली एक्सपेंस ही है ना भाई, वो पैसा दे देगा और जो उसने बनवाया है वो बोल देगा ये हमारा। तो नेचुरली ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में आएंगे, तो ऑब्वियसली हम उसकी बुक्स में ही ये सब एंट्रीज करेंगे। तो हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा। नाउ आई कम टू द टर्म कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्ड क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर इतना सुन लिया ना तो पूरा चैप्टर शांति से निकल जाएगा, इनफैक्ट बहुत सारी ट्रीटमेंट्स का लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं एग्जाम नजदीक है, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ज्यादा लॉजिक नहीं चाहिए, मैजिक चाहिए, मैं मानता हूं, पर अगर टोटली समझ लेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा समझ ही लेते हैं ना, सुनो ध्यान से। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is a method of costing which is used by the contractor to record transactions related to contract। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कॉन्ट्रैक्टर यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाए। Now try to understand what I just said. Contract costing is a method of costing which is used by contractor to record transactions related to contract. For this purpose a separate contract account is opened for every contract। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चालू है सबके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खुल जाएगा, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के, आई रिपीट, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे ट्रांजैक्शन अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। एग्जांपल समझो कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मुंबई में, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है दिल्ली में, और एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लेट्स से अहमदाबाद में। तो मैं 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, मुंबई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अहमदाबाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फिर मुंबई में जो कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा होएगा वो सब वो अकाउंट में डालूंगा, अहमदाबाद में जो खर्चा होएगा वो सब वो अकाउंट में डालूंगा।
और दिल्ली में जो खर्चा होगा वो उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल दूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट and all the transactions related to that contract are recorded in its own account. तो बनाते क्यों है? Why? काय को बनाएंगे? Answer. The objective of preparing contract account is to find out profit or loss of the contract for the specific time frame. प्रॉफिट या लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो अपने को ढूंढना है फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। यूजुअली 1 साल का हम करते हैं ये सब। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है यूजुअली। ऑफ कोर्स क्वेश्चन वाइज प्रॉब्लम वाइज कुछ भी आ सकता है, महीने का बनाओ, 1 दिन का बनाओ, कुछ भी टाइम पास कुछ भी हो सकता है, बट देन यूजुअली इट इज फॉर द ईयर। So I'll just summarize the whole thing. Contract costing is a method of costing using which transactions are related, transactions related to every contract are recorded. For this purpose, a separate account is opened for every contract and all the transactions related to that contract are recorded in that account. The purpose or the objective of preparing contract account is to find out profit or loss related to the contract for a specific time frame, usually a year. I hope all of you are clear till here. ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स था, हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो अब तक आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक समझा। मैंने ये जो भी बोला ना उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन एक इमेज में दिखा रहा हूँ। आप वो इमेज अभी ध्यान से देखिए, चाहिए तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। आपका अब तक का जो भी है पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये इमेज आप पूरा पढ़ लीजिए। आई होप आपने ये पूरा इमेज पढ़ लिया होगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पूरा डिटेल लिया, पूरा अंडरस्टैंडिंग किया। तो अभी ऑब्वियसली बात हो रही है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। तो आइए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। ऑब्वियसली एज आई जस्ट सेड वो बनेगा एक कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। तो मैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेता हूं ताकि वो समझाने में सिंपल पड़ जाएगा। I'm sure you know it's an account, so it will have a debit and credit both sides. Just trying to put that in front of you in clear words. Okay, so abhi contract account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे हम सारे कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे हम सारे कॉस्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी वी रिकॉर्ड ऑल द कॉस्ट्स। सो नाउ नेचुरली आप लोगों का रिवीजन चल रहा है तो आपको पता होगा 3 मेजर कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जरा ध्यान दे दीजिए। सबसे पहला तो भाई मटेरियल। तो जरा बात समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी मटेरियल आएगा डेबिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी मटेरियल आएगा डेबिट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी मटेरियल जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया डेबिट, मटेरियल गया क्रेडिट। अभी मटेरियल कहां से आएगा तो भाई जरा समझो। सबसे पहले इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर्स। स्टोर्स माने वेयरहाउस से ही आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बना रहा है, नो डाउट,
तो उसके पास अपने वेयरहाउस में कुछ गुड्स पड़ा रहेगा तो वो वहां से ले लेगा, जरूरत पड़ा तो वो डायरेक्टली परचेस कर लेगा। और ऑब्वियसली अभी समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मेरा एक मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एक अहमदाबाद में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। समझो कि अहमदाबाद में कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उनकी उनको जरूरत नहीं है, तो मैं वो मुंबई में मंगवा लूंगा। तो मुंबई कॉन्ट्रैक्ट वाला तो मटेरियल रिसीव कर लेगा, तो नेचुरली मटेरियल आएगा तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से ऑफ कोर्स can be multiple ways, but these are the basic ways by which materials can come onto the contract. Now try to understand my dear friends. तो मटेरियल आया तो डेबिट हुआ, जाएगा तो एज आई जस्ट सेड क्रेडिट होगा। सवाल ऑफ कोर्स आ जाता है कि कैसे जाएगा। नेचुरली जो मटेरियल का जरूरत नहीं है दैट कैन बी रिटर्न टू स्टोर्स। जो मटेरियल का जरूरत नहीं वो शायद बेचा भी तो जा सकता है, सोल्ड। एंड ऑफ कोर्स बाय नाउ आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मेरा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा। इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, तो मटेरियल तो जा ही रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपका सबसे फेवरेट, पता नहीं क्यों पर आपका सबसे फेवरेट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। लॉस बाय फायर या थेफ्ट। तो नो डाउट ये सब चीज की वजह से मटेरियल बाहर जा सकता है। नाउ बिफोर आई गो हेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जिससे आपका बहुत सारा मेहनत कम हो जाएगा। मटेरियल आएगा, डेबिट होगा, जाएगा, क्रेडिट होगा, सब मान लिया, लेकिन जब आएगा ना तो उसे हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। जाएगा तब भी उसे कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड कर दीजिएगा ताकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसका प्रॉफिट या लॉस दिखेगा ही नहीं। याद करिए ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल समझो कि ये 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, तो एंड में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस गिनूंगा तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। पर वो मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो इसको मैं आएगा तो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा, जाएगा तो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा, ताकि इसका प्रॉफिट या लॉस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं अफेक्ट ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं। एंड राइट एट दिस स्टेज आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आ जाएगा, सर तो वो प्रॉफिट या लॉस कहां जाएगा? आंसर इज प्रीटी सिंपल। वो सभी ट्रांजैक्शंस जो आप कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स दिस प्रॉफिट या लॉस, you can directly record it to जनरल P&L अकाउंट। ऑफ कोर्स आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है कि आप सेलिंग प्राइस पर यहां पर दिखाइए, आप इधर प्रॉफिट इधर दिखा दीजिए, तो अपने आप वापस वो कॉस्ट पे हो जाएगा। ऑल दैट ट्रीटमेंट्स आर वैलिड एंड एक्सेप्टेबल। पर अगर वो सब नहीं करना है तो सिंपलेस्ट रास्ता है दोनों को कॉस्ट पर दिखा दो, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है ना सीधा P&L में दिखा दो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका काम। इट विल बी द इजीएस्ट वे टू कम आउट ऑफ द ट्रबल ऑफ दीज मल्टीपल ट्रीटमेंट्स। These are alternative treatments, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट टू यू। मटीरियल हो गया, ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो मटीरियल हुआ तो लेबर और एक्सपेंसेस हो भी जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट।
यहां पर है ना बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट परचेस्ड। ऑब्वियस है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बना रहा है, उसके पास बड़े सारे मशीन्स होंगे। देयर आर वेरियस वेज टू रिकॉर्ड अबाउट दोज मशीन्स। आइदर यू कैन शो द मूवमेंट ऑफ प्लांट, मतलब खरीदा, बेचा, रह गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट यू कैन शो इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन दिखा दो। अगेन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम लोग जो ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है। What I always prefer is to calculate depreciation over here. सीधा depreciation for the period of use calculate करके डेबिट कर देने का बहुत इजी हो जाता है। Once again I repeat, आप प्लांट का मूवमेंट दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देन वी प्रेफर कि हम डेप्रिसिएशन दिखा दे तो ये सब पूरा काम सिंपल हो जाएगा। नाउ आफ्टर नोइंग दिस मच अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, basic about the contract account, you know, I know contracts are a long duration jobs, लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, तो नेचुरली 1 साल में 2 साल में खत्म नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स at the end of a particular year there can always be incomplete contract, and obviously there will come a year when the contract will get completed. Right at that stage, my dear friends, right at that stage, let us first try to understand about incomplete contracts. Incomplete contracts के बारे में बात करेंगे, तो हम इधर क्या करेंगे, incomplete contract होगा तो naturally at the end of the year there will be some work in progress. तो मैं इधर रिकॉर्ड करूंगा by work in progress. और वर्क इन प्रोग्रेस को हम 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड करते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। And of course, before I go into the details of this, I'm sure you'll understand my point, which is pretty simple. There will be some sort of material which will not be used. Closing stock रह जाएगा आपका, तो मैं इधर बोल देता हूं buy materials at site, which is your closing stock. Now let us talk about work in progress. What is work certified? What is work uncertified? वर्क सर्टिफाइड, आपने जो काम किया है, आई रिपीट, आपने जो काम किया है वो आर्किटेक्ट आके मॉनिटर करेगा, उसके हिसाब से जो काम कंप्लीट हो गया रहेगा ना, वो उसका एक सर्टिफिकेट लिख के दे देगा, इतना काम आपने कंप्लीट किया, ये लो। सो दैट पार्ट ऑफ वर्क डन बाय यू इज नोन एज वर्क सर्टिफाइड। I'll repeat once again, आपने जो काम किया है ना वो आर्किटेक्ट आके मॉनिटर करेगा। याद करो, हमने स्टार्टिंग में बोला था आर्किटेक्ट विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो आएगा, आपका काम पूरा मॉनिटर करेगा, एंड राइट एट दैट स्टेज, आई रिपीट, राइट एट दैट स्टेज, आपका जितना काम कंप्लीट हो गया रहेगा वो देखेगा और वो बोलेगा मेरे हिसाब से आपका इतना काम कंप्लीटेड है करके वो सर्टिफिकेट दे देगा। दैट पार्ट ऑफ वर्क विच इज डन बाय यू एंड सर्टिफाइड एज कंप्लीटेड बाय द आर्किटेक्ट will be known as work certified. जबकि आपने कुछ काम किया होगा, वो काम आर्किटेक्ट के हिसाब से कंप्लीटेड नहीं होगा, तो वो उसका सर्टिफिकेशन नहीं देगा। काम हुआ, सर्टिफिकेट नहीं मिला, सो दैट पार्ट ऑफ वर्क इज नोन एज वर्क अनसर्टिफाइड। आपने काम किया, आर्किटेक्ट के हिसाब से कंप्लीटेड है, वर्क सर्टिफाइड। आपने काम किया, आर्किटेक्ट के हिसाब से इनकम्प्लीट है, वर्क अनसर्टिफाइड। पर आपने जो काम नहीं किया, अंग्रेजी वर्क नॉट डन, वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होता है। ऑब्वियसली काम हुआ ही नहीं तो वो कहां से रिकॉर्ड होगा, वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगा। और यहां पर एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो भी वर्क सर्टिफाइड है वो हम सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करेंगे। आपका जो भी वर्क अनसर्टिफाइड है वो हम कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू कर देंगे। आई रिपीट, आपका जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसको हम सेलिंग प्राइस पर वैल्यू करेंगे। आपका जो भी वर्क अनसर्टिफाइड है उसको हम कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करेंगे। नेचुरली वर्क सर्टिफाइड इज एज गुड एज वर्क कंप्लीटेड, उतना काम आपका खत्म हुआ है, आप उसको सेलिंग प्राइस पर वैल्यू करोगे। सेलिंग प्राइस में ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस इंक्लूडेड होगा, तो naturally selling price, that's how you calculate your selling price, isn't it? You always try to include your profit. Of course loss is just a theoretical point that I put, but आपका प्रॉफिट जो भी है इंक्लूडेड होगा। और उसकी वजह से जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तो रादर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। नेचुरली इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट देन इट विल बी प्रॉफिट, and if debit is more than credit then it will be loss। पर आपको यहां पर एक बात समझना पड़ेगा, हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो एक्चुअल हो ही नहीं सकता। आई रिपीट माई पॉइंट वंस अगेन, हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो प्रॉफिट या लॉस इधर रिकॉर्ड हो रहा है वो अलग बात है, पर वो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हुआ है। तो हम ये जो भी प्रॉफिट या लॉस गिन रहे हैं वो नोशनल है। नोशनल, नोशनल का मतलब है इमेजिनरी। नोशनल का मतलब है इमेजिनरी, लेकिन हम ये दोनों को ट्रांसफर्ड टू पीएनएल कर देंगे। हम ये दोनों को ट्रांसफर्ड टू पीएनएल कर देंगे। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। सो द प्रॉफिट और लॉस विच वी हैव फाउंड आउट is not actual, it's notional, it will be transferred to P&L. This is what is the basics of contract account. Of course, as I just said, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत हैं, इसमें भी आपने सीखा लाइक डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कर देना या तो मटेरियल का आना जाना पूरा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब पॉइंट्स आपने सीखा। दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो आपने अब तक इतना सब सुना। अभी मैं आपके सामने मैंने जो डिस्कशन किया ना वर्क इन प्रोग्रेस का, सेलिंग प्राइस पर वैल्यू होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका एक छोटा सा स्लाइड बना के रखा है, मैं आपके सामने अभी वो प्रेजेंट कर देता हूं। आप पॉज कर लीजिएगा और वो देख लीजिएगा। आपके सामने ये स्लाइड आ गया, मैं 2 मिनट के लिए गायब हो जाता हूं, आप जरा इसे देख लो। लो मैं आ गया। तो अभी आप लोगों ने ये पूरा तो पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ने में थोड़ा कुछ इशू रहेगा तो पीछे ड्रैग कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और बाद में पढ़ लीजिएगा, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी बोल दिए, पर मैंने लिख के रखे हैं एक स्लाइड में, तो वो मैं स्लाइड अभी आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। रुक जाइए, ये स्लाइड आपके सामने है। सो पहला पॉइंट ऑलरेडी आई स्पोक कि हमने डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम बाकी का परचेज सेल एटसेट्रा हम रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा पॉइंट भी मैंने लिख दिया था आपके इधर, मैंने वापस लिख दिया है कि क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो प्रॉफिट, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो लॉस, दोनों पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस नोशनल है, नोशनल पे मैंने एस्ट्रिक लगाया है, इट सिंपली मीन्स इट्स इमेजिनरी एंड इट इज नॉट रियल। Now I put a important point in front of you. How to calculate cost of the contract? इसका मतलब कोई इसे cost of work done भी बोलता है। In other words, it is cost of work certified plus cost of work uncertified. उधर जो लिखा है for the time being छोड़ दीजिए और मुझे सुन लीजिए। How to calculate cost? अभी देखिए बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखा, मैंने बोला था कि उसके डेबिट साइड पे सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, तो नेचुरली
हम लोग जो वर्क इन प्रोग्रेस माने वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो भाई वो बनाते हैं हम लोग डेबिट साइड पे जो खर्चा है वो करके। ऑब्वियसली आई रिपीट, हम लोग जो वर्क इन प्रोग्रेस जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया था वो कैसे बनाते हैं? उसका खर्चा जो हमने किया वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो नो डाउट टोटल ऑफ डेबिट बिकम्स द कॉस्ट। लेकिन एक मिनट, मैं अभी है ना आपके सामने अपना पुराना वाला स्लाइड वापस ला रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। ये वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, मैंने जिसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, वो बनाने का खर्चा नेचुरली मतलब डेबिट साइड पे जो भी खर्चा है वो पूरा ये वाला, मतलब ये लाल वाला जो है, लाल सर्कल वाला जो है वो डेबिट पे खर्चा है, पूरा रिकॉर्ड करके हमने ये बनाया। लेकिन एक मिनट जरा ध्यान दो, हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे कुछ ऐसा भी मटेरियल तो है जो यूज नहीं किया है। माने ये ब्लैक वाला पूरा मटेरियल एट साइट बोलो, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, सोल्ड, ट्रांसफर, जो भी है, जो बोलना है बोलो, वो सब तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ही नहीं किया। एक एग्जांपल ले लो, समझो कि मैं 1000 रुपए का लकड़ी लाया, लकड़ी वुड फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर बन गया, एंड में 100 रुपीज का लकड़ी रह गया, यूज नहीं हुआ। किसी ने मुझे पूछा कि ये फर्नीचर कितने में पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा? नेचुरली मैं बोलूंगा 900 कैसे आया? 1000 का खर्चा किया था, लकड़ी लाया था, उसमें से 100 रुपए का मटेरियल मैंने यूज नहीं किया तो मुझे 900 में पड़ा। उसी तरीके से मैंने जितना भी खर्चा किया वो डेबिट पे डाल तो दिया, लेकिन क्रेडिट साइड पे जो मैंने ब्लैक सर्कल में मार्क किया है वो मटेरियल हमने यूज ही नहीं किया। तो मुझे अगर ब्लू में जो है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड वो बनाना है तो मैं कैसे करूंगा? जो रेड में डिटेल दिया है, माने पूरा का पूरा जो कॉस्ट माइनस मटेरियल अनयूज्ड जिसको मैंने ब्लैक से सर्कल किया। तो अगर मुझे कॉस्ट ढूंढना है तो मैं क्या करेगा? टोटल ऑफ डेबिट ले ही लेगा, नो डाउट, लेकिन उसमें से मैं मटेरियल अनयूज्ड माइनस कर देगा, तो मुझे अपना कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, अलग अलग नाम है उसके, सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो समराइज, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वो ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल ऑफ डेबिट लेना पड़ेगा, उसमें से मटेरियल अनयूज्ड में माइनस कर देगा। तो बस मैंने वही पॉइंट मेरे वो स्लाइड में लिख के रखा है। एक सेकंड में वो स्लाइड आपके सामने मैं ला देता हूं, और वो स्लाइड आपके सामने, थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वहां पे मैंने वही लिखा है, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सारे नाम मैंने लिख दिए हैं, आप आराम से पढ़ लो, आपका सब काम ठीक हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप कहीं पर अटकोगे नहीं। और उसके बाद एंट्री फॉर कैश रिसीव्ड वाला जो मैंने पॉइंट डाला है वो आप जरा वो भी सुन लीजिए। आप जब कैश रिसीव करेंगे, आई रिपीट, आप जब कैश रिसीव करेंगे तो क्या होगा? आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। इसका मतलब आप जब कैश रिसीव करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। कभी कभार लोगों को टेंशन आता है, क्वेश्चन आता है कि हमने कैश तो रिसीव कर लिया, तो उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अफेक्ट होगा? नहीं, बिकॉज उसका एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। अभी इतना सब हमने समझा ना बच्चों, तो मुझे एक दो एग्जाम्पल लेने का मन हो रहा है आपके साथ कि भाई आप इतने ध्यान से ये वीडियो अब तक देख रहे हो, तो चलो मैं एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, उससे मेरा 2-3 और पॉइंट कवर भी हो जाएगा, और आपके वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बोले ना वो कवर होना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने लाता हूं एग्जाम्पल 1, आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 3 lakhs। At the end of the year, 2/3 of the contract was completed. An architect certified the same. Find out work certified and work uncertified. भाई लॉजिकली सोचो, 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 2/3 था, वो आर्किटेक्ट वो हमने खत्म किया, आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया। 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था,
हमने खत्म किया, आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया। नेचुरली इसका मतलब हमने जितना भी काम किया वो पूरा सर्टिफाई हो गया। तो ऑब्वियसली हम इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपीस को। और ये एग्जाम्पल में जितना भी काम था वो पूरा का पूरा सर्टिफाई हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम में वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं। यहां से मेरे 2 पॉइंट कवर हो जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, बहुत बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वर्क अनसर्टिफाइड ना हो। आपको कभी भी रटना नहीं है कि वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड नहीं। सिचुएशन हो सकता है कि वर्क अनसर्टिफाइड ना भी हो और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इधर कवर हो रहा है वो ये है कि जो काम नहीं हुआ वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि ये एग्जांपल में 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लाख का सर्टिफाई हो गया। तो कोई लोग सोचते हैं अच्छा मतलब 1 लाख का अनसर्टिफाइड, नहीं, वैसा नहीं होता। वर्क अनसर्टिफाइड क्या था? जो काम होगा पर सर्टिफाइड नहीं होगा उसे वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। इधर तो 1 लाख का काम हुआ ही नहीं है। एग्जाम्पल, 3 माले की बिल्डिंग बना रहा था, 2 माला बन गया, 1 माला बना ही नहीं, बाकी रह गया। तो आर्किटेक्ट आके 2 माला सर्टिफाई कर देगा। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि 1 माला अनसर्टिफाइड है, वो तो बना ही नहीं है। इसके लिए हम, आई रिपीट, इसके लिए हम यहां पर खाली 2 माला वर्क सर्टिफाइड हुआ उतना ही बोलेंगे, अनसर्टिफाइड कुछ नहीं बोलेंगे। आइडेंटिकल सेम एग्जाम्पल, आइडेंटिकल सेम एग्जाम्पल एब्सोल्युटली, आइडेंटिकल सेम एग्जाम्पल एब्सोल्युटली इधर है कि 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 2/3 कंप्लीट हो गया। तो हम बोलेंगे 2/3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है वो सर्टिफाई हो गया। जितना हुआ सर्टिफाई हो गया, जितना हुआ सर्टिफाई हो गया। तो मतलब बाकी का सर्टिफाइड नहीं होगा, बाकी का काम हुआ ही नहीं है, तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का सवाल ही नहीं है। इसके लिए 2 लाख का काम सर्टिफाइड, तो इसमें वर्क अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है। और जो काम हुआ नहीं है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये 2 पॉइंट था जो मुझे ये एग्जाम्पल के थ्रू कवर करना था। अभी मेरा आगे का पॉइंट सुनो, उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल ला देता हूं, भले ही ये स्क्रीन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। भाई आप जितना भी काम करोगे उसमें से साल के एंड में थोड़ा पैसा तो लेना पड़ेगा ना भाई, घर तो चलाना पड़ेगा ना। आपने काम किया तो पैसा तो मांगने जाएंगे ना एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो आप जितना भी पैसा मांगोगे या आप बोलोगे कि मेरा इतना काम हो गया, वो तुरंत कॉन्ट्रैक्टी अपने आर्किटेक्ट को पूछेगा भाई इसका कितना काम हुआ है, तो बोलेगा भाई इसका इतना काम हुआ है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्टी आपको जितना काम हुआ है उसका थोड़ा पैसा देगा, थोड़ा बाकी रखेगा। जो मिल गया उसे जनरली हम कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड। मतलब जैसे जैसे काम होते जाता है पैसा मिलते जाता है, जैसे जैसे काम होते जाता है पैसा मिलते जाता है, प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड। और थोड़ा पैसा कॉन्ट्रैक्टी नहीं देगा, अपने पास रखेगा बैलेंस में, उसे हम रिटेंशन मनी कहते हैं। रिटेंशन मनी, वो पैसा थोड़ा रखेगा टू एंश्योर फुल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा पैसा रखेगा टू एंश्योर फुल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये बंदा भाग नहीं जावे। पूरा पैसा दे दिया और आप भाग गया तो बेटर है कि वो थोड़ा सा पैसा बाकी रख देगा, जनरली आपको पैसा दे देगा। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मेरे दूसरे एग्जाम्पल का स्लाइड है, अभी ही आपके सामने आ जाएगा 1 मिनट में। आ गया आपकी स्क्रीन पर ये स्लाइड। यहां पर क्या लिखा है देखिए, कैश रिसीव्ड इज 3,60,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फाइंड आउट वर्क सर्टिफाइड एंड रिटेंशन मनी। इसका सीधा साधा मतलब क्या है भाई, बहुत ही सिंपल मतलब है, 3,60,000 इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वो कैश रिसीव्ड है। मतलब इसका मतलब आप 100 रुपए का काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्टी आपको 80 रुपीज पे करता है। वर्क सर्टिफाइड अगर 100 है तो कॉन्ट्रैक्टी आपको 80 पे करता है। वर्क सर्टिफाइड 100 है, कॉन्ट्रैक्टी 80 पे करता है। तो नेचुरली आपको 360 पे हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 4,50,000। 4,50,000 का वर्क सर्टिफाइड मिल गया, उसमें से 3,60,000 का कैश मिला, मतलब 90,000 का कैश नहीं मिला। वो पैसा उसने रखा, उसे हम कहते हैं रिटेंशन मनी। आई रिपीट, उसे हम कहते हैं रिटेंशन मनी। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो मुझे समझाने थे। मैंने 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी ले लिए। आपका बेसिक्स अब तक पक्का क्लियर हो गया रहेगा। हम ऑफ कोर्स अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कहाँ पर जाते हैं कहाँ पर नहीं जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट लेंगे और बाकी के प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो अब तक हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिक्स का आइडिया लिया ये चैप्टर का। अभी हम वो जो अपने चैप्टर में प्रॉब्लम्स हैं उसका 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं। विद द नेक्स्ट मिनट ऑब्वियसली आई विल ब्रिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। 1 मिनट, और ये आ गया अपना टेक्स्ट बुक आपके सामने। पहले क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में तो खैर कुछ था ही नहीं। ऑब्वियसली आपको भी होपफुली याद होगा ये क्वेश्चन। ओनली पॉइंट जो मेरा है आपको यहां पर याद करवाने का वो ये है कि ये क्वेश्चन में ये पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख, ठीक है। द एंड ऑफ द ईयर कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट वाज 3,60,000 being 80% of the amount on surveyor certificate। एंड अभी आप लोग शायद बोलेंगे ये कहीं देखा देखा है। हाँ, तो देखा देखा ही होगा ना, मेरे एग्जांपल में ही मैंने वो पॉइंट डाल दिया था। यहाँ पे ये पॉइंट था, मुझे आपको सिखाना है तो ऑब्वियसली नया नया सब क्रिएट क्यों करूं। सर्टनली मैंने वो पॉइंट मेरे पॉइंट में ले लिया था, एग्जाम्पल में ले लिया था। तो ये क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट पर ध्यान देना है कि वर्क सर्टिफाइड इज what you call cash received is 3,60,000 being 80% of the amount on surveyor's certificate। naturally surveyor's certificate मतलब work certified, उसका एक दूसरा नाम है। तो ये प्रॉब्लम में यही पॉइंट था ऑब्वियसली, और कुछ पॉइंट नहीं है। हाँ, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 30,000, उसका 10% पर एनम आप ले सकते हो, तो आपका वो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन हो जाएगा ये वाला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रॉब्लम में और कोई पॉइंट नहीं था। वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू बिगिन विथ ऑब्वियसली। नेक्स्ट, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर मेक्स अप हिज अकाउंट्स। सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, वो सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, उसमें आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको डेप्रीसिएशन मिलता है बिकॉज ऑफ मशीन कॉस्टिंग 25,000 इज बीन ऑन साइट फॉर 23 days, वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years। तो आपको यहाँ से डेप्रीसिएशन मिल जाएगा 25,000 का कॉस्ट है, उसमें से हम 1,000 रुपए का स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड बाय ऑफ कोर्स उसका जो लाइफ है वो है 5 साल। तो अगर मैं ये कैलकुलेटर पे लूं तो 25,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4,800 आ जाएगा। पर ये साइट पर खाली 73 डेज के लिए है, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट में खाली 73 डेज का डेप्रीसिएशन ही डालना है। सो इंटू 73 डिवाइड बाई 365 इज इक्वल टू 960। ऑफ कोर्स टोटल डेप्रीसिएशन 4,800, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे 960। तुरंत डाउट आता है फिर बाकी का कहां डालेंगे, ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सभी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल पीएनएल अकाउंट में, मतलब बाकी का जो भी डेप्रीसिएशन होगा, बैलेंस डेप्रीसिएशन हम बनाएंगे जनरल पीएनएल अकाउंट, उसमें डालेंगे। पर ये प्रॉब्लम में ऑफ कोर्स वो बनाने का जरूरत नहीं था, हमने ये नहीं बनाया होगा, उसका बनाने का जरूरत है नहीं, बट अगर बनाएंगे तो हम उसे वहां पर डालेंगे। नेक्स्ट, सुपरवाइजर हुज पेड 18,000 पर एनम हैज स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 6 months। तो नेचुरली 18,000 पर एनम है, तो 6 months यहाँ पे देता है, तो 18,000 इंटू 6/12 आप करेंगे तो ऑफ कोर्स 9,000 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी का पैसा ऑब्वियसली, आई रिपीट, बाकी का पैसा ऑब्वियसली जाएगा जनरल पीएनएल में। पर हमको तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लेन देना है, बाकी तो कुछ है नहीं। अभी आप ये पार्ट पढ़ लीजिए बच्चों,
ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हाईलाइट यही पार्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹3 lakhs. At the end of the year, 2/3 of the contract was completed, for which amount architect certificate has been issued. 1,60,000 has been so far received on account. ये तो कैश रिसीव्ड है, लेकिन आपको वापस देखा देखा लगेगा। अरे ये देखा देखा है तो देखा देखा ही है। ये मेरा एग्जाम्पल है। 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 2/3 कंप्लीट हो गया, 2/3 ऑब्वियसली सर्टिफाई हो गया, जितना भी काम किया पूरा सर्टिफाई हो गया। ये प्रॉब्लम में देयर इज नो वर्क अनसर्टिफाइड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे अभी। इनफैक्ट आई होप आपको एक बात अभी समझेगा कि जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो तभी भी और अभी भी आपको लगेगा कि इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिमिलर है, बट फिर भी 2-3 पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, वो मैं कर देता हूँ। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था 1 जुलाई को, खत्म हुआ 31 मार्च को, नेचुरली 9 मंथ्स इधर आ जाएगा। ये एक पॉइंट था। दूसरा, यहाँ से अपने को डिप्रिसिएशन मिलेगा, तो डिप्रिसिएशन 2,60,000 माइनस 15,000 का स्क्रैप वैल्यू और 7 साल का उसका लाइफ, जिंदगी। सो 260 माइनस 15 डिवाइड बाई 7, 35,000 रुपया, 35,000 रुपीज। बट दैट इज फॉर द होल ईयर, नेचुरली पर एनम। और ये तो साइट पे खाली 146 दे रहा है, तो 35,000 इंटू 146 डिवाइड बाई 365 इज इक्वल टू 14,000 का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा। नेचुरली बाकी का डेप्रिसिएशन जाएगा जनरल पीएनएल में। काम खत्म, दैट इज ऑल। उसके बाद सुपरवाइजर का सैलरी, तो उसको भाई 8,000 रुपया पर मंथ मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट 9 महीना चला तो मल्टीप्लाइड बाय 9, 72,000। पर उसने इधर आधा ही टाइम दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 36,000 रुपया हम इधर डाल देंगे। मैटर खत्म। एंड नाउ बच्चों, अभी ये जो पॉइंट है, ये पैराग्राफ आप पढ़ लो। मुझे गायब होने की भी जरूरत नहीं है, जरा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको दिख रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। क्लियर कट वर्ड्स में बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 lakhs and on 31st March 2/3 of the contract was completed. The architect issued certificate covering 50% of the contract price and contractor had been paid 7,50,000 on account. So आपने ये पढ़ा। अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोर्ड पे लेके जाना पड़ेगा। 1 मिनट दे दीजिए, बोर्ड पे लाता हूं। बोर्ड आ गया आपके सामने। अभी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/3 of the work is completed. 2/3 of the work is completed. 50% of contract price is certified. तो मैं ऐसा लिखेगा, वर्क कंप्लीटेड, बाद में वर्क सर्टिफाइड, 20 लाख का 50%। नेचुरल है इतना सोचना कि कंप्लीटेड इतना है, सर्टिफाइड इतना है, तो बाकी का आपके हिसाब से हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड हो गया 333.33। खाली एक ही पॉइंट है इधर जो आपको समझना है। आई एम श्योर आपको याद भी आ गया रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। 20 लाख रुपीस जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है माने सेलिंग प्राइस। ये भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है माने सेलिंग प्राइस। आपने उसका 2/3 लिया, आपने उसका 50% लिया, तो दिस इज एट सेलिंग प्राइस।
दिस इज ऑल्सो एड सेलिंग प्राइस। मैं नंबर दे देता हूं, इजी पड़ जाएगा, 1 2 3। आपने जो 3 फिगर मार्क किया है मैंने, वो कैसे कैलकुलेट किया? 1 और 2 को कंपेयर करके। 1 और 2 सेलिंग प्राइस पे था, तो वो अभी सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा, एट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कंप्लीटेड सेलिंग प्राइस पे है, सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस पे है, तो ये हिसाब से जो कैलकुलेशन आया अनसर्टिफाइड का, वो सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा। लेकिन आपको तो वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे वैल्यू करना है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो हमको उसको कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो हम कॉस्ट पे कैसे वैल्यू करेंगे? आपको बहुत बार सिखाया, स्टार्टिंग में भी सिखाया था, लेक्चर्स में भी आपने सुना होगा कि हमको अभी जो कॉस्ट मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड मिलता है। तो कैसे मिलता है? हम पहले ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, which is again कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कोई उसको कॉस्ट ऑफ वर्क डन बोलता है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बोलना है बोलो, बोलते बोलते रहता है। हम लोग उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो पहले हम लेंगे टोटल ऑफ डेबिट, उसमें से हम मटेरियल्स अनयूज्ड अपीयरिंग ऑन क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो हमको कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड मिल जाएगा। हमको जो मिला वो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड है, तो हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो इधर वर्क कंप्लीटेड लिखेंगे, तो वर्क अनसर्टिफाइड का कितना कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें राउंडेड ऑफ फिगर आता है 228,125 का। बस अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये वर्क अनसर्टिफाइड दिखाना है। दैट इज द पॉइंट विच दिस क्वेश्चन हैड, nothing else. With this I finish my calculation, or rather my discussion of question number 3. Okay, तो अभी question 3 तो खत्म किया, that is what I just said. Now we move on to question number 4. Question number 4 आपके सामने ला देता हूँ। Question number 4 में हमको ट्रायल बैलेंस दिया था, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ दिया था जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे। हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को साथ में बैलेंस शीट भी बनाना था। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम का वही तो पॉइंट था कि भाई बैलेंस शीट भी हमको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो पॉइंट था वो ये था कि आपको ये सेंटेंस दिया था, कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन। I repeat, cost of work done since certification is estimated to be 1,600। अभी काम हो गया, उसके बाद कुछ काम हुआ है। ये सेंटेंस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन। सिंस का मतलब बाद में, कुछ काम हो गया, उसके बाद कुछ काम हुआ, कुछ काम सर्टिफाई हो गया, उसके बाद कुछ काम हुआ, तो नेचुरली वो थोड़ी सर्टिफाई होगा, वो तो सर्टिफाई नहीं होगा। विच मीन्स वर्क इज डन बट नॉट सर्टिफाइड। इन अवर वर्ड्स हम लोग उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। तो ये जो 1,600 रुपीज था उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोल सकते हैं। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद ये तुमने बोला था प्लांट कॉस्टिंग 3,200 वाज रिटर्न टू द स्टोर्स। अभी प्लांट कॉस्टिंग 3,200 वाज रिटर्न टू द स्टोर्स, बट उसके आगे का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द अबाउट ट्रायल बैलेंस वाज एक्सपेक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब साल के लास्ट डे पे ये प्लांट ट्रांसफर हुआ स्टोर्स पे। एक मिनट, कहां से ट्रांसफर होगा? नेचुरली साइट से ट्रांसफर होगा, स्टोर्स पे जाएगा, तो साइट से स्टोर्स पे जाएगा, पर लास्ट डे पर हुआ है, इसके लिए डेप्रिसिएशन पे उसका असर नहीं पड़ेगा। मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो भी है वो साइट पे जो है 16,000 रुपया उसी पे कैलकुलेट होगा, और स्टोर्स में जो है 5,200 उसी पर कैलकुलेट होगा। और हाँ, ऑफ कोर्स ये टाइम पे याद दिला दूं कि जो भी डेप्रिसिएशन प्लांट एट साइट पर कैलकुलेट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा, और जो भी डेप्रिसिएशन प्लांट एट स्टोर्स पे कैलकुलेट होगा वो जनरल पीएनएल में जाएगा।
ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हमको मिलता था, वो हम जनरल पीएनएल में जाके नेट ऑफ करते थे और फिर उसे बैलेंस शीट में लेके जाते थे। और इसके बाद ये क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे उसके लिए राइटिंग बोर्ड चाहिए। मैं आपके सामने राइटिंग बोर्ड अभी ला देता हूं वो पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। राइटिंग बोर्ड आपके सामने आ गया, मैं इधर वो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। हमको कॉन्ट्रैक्ट का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में करना था, हमको कॉन्ट्रैक्ट का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में करना था। तो नेचुरली वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारा स्टॉक है, हम उसको एसेट साइड पर लेके जाएंगे। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट, हम उसको एसेट साइड पर लेके जाएंगे। तो समझो कि मैंने एक बैलेंस शीट बना दिया और मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 707, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 707। और यहां पर मुझे वर्क इन प्रोग्रेस लिख देना होगा। और ऑब्वियसली ये अपना एसेट है, सो फार एज इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैं इधर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों में इधर दिखा दूंगा। तो आपको अमाउंट आई होप याद होगा, 1,60,000 और 1,600 ऐसा दिखता है, 161,600। पर आपको सामने कैश भी मिला है कॉन्ट्रैक्टी से, आपको कैश भी मिला है कॉन्ट्रैक्टी से, आपने सामने कुछ नहीं दिया। दैट इज इनफैक्ट एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम योर कस्टमर। ऑब्वियसली वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा बिकॉज आपका एडवांस है कस्टमर के पास से। लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे करता हूं लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, तो इधर 1,28,000 आ जाएगा और जो भी नेट ऑफ फिगर रहेगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। दैट इज व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसको देखने का एक और तरीका भी है, एक सिंपल सा तरीका। 1,60,000 का आपने काम किया, मैंने वर्क सर्टिफाइड था, तो आपको 1,28,000 ही उसके सामने मिला कैश रिसीव्ड। सी टेक्निकली आपने 1,60 का काम किया, आपको 1,60 मिलना चाहिए, पर आपको 1,28 ही मिल रहा है, तो नेचुरली आपको 32,000 मिला नहीं है, तो वो आपका एसेट हो गया। और 1,600 रुपए का आपका वर्क अनसर्टिफाइड तो है ही, तो इसको हम 33,600 करके ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और लॉजिक है ये चीज समझने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज व्हाट वाज द पॉइंट। विद दिस आई एंड डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 खत्म किया, डिस्कस किया। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर लेके जा रहा हूं, उसके बाद दूसरे 2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली ये पॉइंट सुनने के लिए। वेल एज सच देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इधर मुझे 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करना है। आई रिपीट, इधर मुझे 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करना है। एक इट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टी जो भी खर्चा करता है वो कॉन्ट्रैक्टर शैल आई से, जो भी खर्चा करता है वो खर्चा करते जाता है, और वो हर खर्चे का इंफॉर्मेशन विथ प्रूफ, प्रूफ तो चाहिए ना, खर्चा किया तो प्रूफ तो चाहिए, हर खर्चे का इंफॉर्मेशन विथ प्रूफ कॉन्ट्रैक्टी को देते जाएगा कि मैंने ये तेरे लिए खर्चा किया, मैंने तेरे लिए ये खर्चा किया, मैंने वो खर्चा किया। वो सब खर्चा कॉन्ट्रैक्टी इवैल्यूएट करते जाएगा, चेक करते जाएगा, हाँ बराबर है, ये बराबर नहीं है, चल वो निकालते, वॉट एवर मे बी देयर डिस्कशन, देन नेचुरली दे विल अग्री एट अ सर्टेन कॉस्ट कि हाँ भाई इतना खर्चा होगा। जब पेमेंट का टाइम आएगा तब
कॉस्ट के साथ साथ एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देगा। मतलब अभी फॉर एग्जांपल 1 लाख का खर्चा किया कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी के लिए, तो 1 लाख का खर्चा तो ऑब्वियसली उसके लिए किया, तो वो तो कॉन्ट्रैक्टी पे कर ही देगा कि भाई ये तेरा पैसा जो तूने मेरे लिए खर्चा। पर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लेट्स से 30% ऑफ प्रॉफिट, तो 1 लाख का कॉस्ट था प्लस 30%, तो 30% हो जाएगा 30,000। तो 1,30,000 रुपया कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देगा कि भाई ये तेरा पैसा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरली अगर कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट बढ़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई हमने जब चालू किया था तभी 50 रुपया पर केजी सीमेंट मिल रहा था, अभी 60 पर केजी हो गया, 70 पर केजी हो गया, तो भाव अगर बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई टेंशन नहीं है, भाई भाव बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या करेगा, बढ़ते रहता है, क्योंकि मेरे को तो जो भी खर्चा किया वो एक्चुअली में मिल जाने वाला है। ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा है। और अगर आपने ये ध्यान से सुना तो आई एम टू श्योर आप समझ जाएंगे कि मैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलने वाला हूं। यस एग्जैक्टली, यू थॉट राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो जाएगा, लेट्स से एग्जांपल 5 लाख, तो वो फिक्स हो जाएगा। अभी अगर वो फिक्स्ड हो गया, आई रिपीट, अगर वो फिक्स्ड हो गया तो अभी लॉजिकली सोचो, कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब। अभी लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब्स है तो उसमें कॉस्ट तो बढ़ते ही जाने वाला है, पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेम रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कम होते जाएगा। फॉरगेट प्रॉफिट कम होते जाएगा, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो शायद बेचारे को लॉस भी हो जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टी को और कॉन्ट्रैक्टर को कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्टर will have to safeguard his interest. I repeat, contractor will have to safeguard his interest कि भाई ऐसे सर प्राइस बढ़ते जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा, शायद लॉस भी हो जाएगा, तो आप एक काम कर लीजिए सर, अगर भाव बढ़ेगा ना तो सर मुझे थोड़ा संभाल लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिएगा। कितना एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा, वो नेचुरली वो दोनों के बीच का डिस्कशन का मैटर है। पर कॉन्ट्रैक्टी ने समझो बोल दिया, हाँ हाँ तू टेंशन मत ले, मैं पैसा दे देगा, टेंशन मत ले। ओ हेलो सर, ओ हेलो हेलो हेलो, आप अभी तो अग्री कर लिया पर एंड में चेंज हो गया तो सर एक काम करते हैं, हम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो अग्रीमेंट है ना उसमें ये डाल देते हैं कि आप थोड़ा बहुत पैसा मेरे को एक्स्ट्रा देगा। हाँ हाँ डाल देते हैं। सो एक पैराग्राफ क्रिएट होगा, दे विल क्रिएट वन पैराग्राफ जिसमें लिखा रहेगा कि अगर भाव बढ़ गया तो थोड़ा पैसा ये वो जो भी है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा दे देगा। अब ये जो पैराग्राफ रहेगा, आई रिपीट, ये जो पैराग्राफ रहेगा वो प्राइस इंक्रीज के बारे में बात करेगा। ये जो पैराग्राफ रहेगा वो प्राइस इंक्रीज के बारे में बात करेगा। प्राइस इंक्रीज अंग्रेजी एस्केलेशन, प्राइस इंक्रीज अंग्रेजी आई कैन ऑलवेज यूज द वर्ड एस्केलेशन। तो एस्केलेशन हो जाएगा, एस्केलेशन के बारे में ये बात कर लेगा, और पैराग्राफ को एग्रीमेंट में डाला। लीगल वर्ड्स में पैराग्राफ जो एग्रीमेंट में होता है उसे हम क्लॉज भी कह सकते हैं। सो दिस पैराग्राफ विल टॉक अबाउट इंक्रीज इन प्राइसेस, इन इंग्लिश इट इज नोन एज एस्केलेशन क्लॉज। इसके लिए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली एस्केलेशन क्लॉज आ जाता है कि भाई अगर कुछ भाव बढ़ा मटेरियल्स का, लेबर का, कंबाइन में उसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, कि अगर इनपुट का कुछ भाव बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्टी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा कंपनसेट कर देगा। और यही एस्केलेशन क्लॉज पे अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आई एम टू श्योर डीलक्स लिमिटेड वाला पॉइंट आपको याद है, बट रिविजन कर रहे हैं तो साथ में वो भी तो करना ही पड़ेगा। सो वी डिस्कस अबाउट दैट
and of course I'll bring that problem in front of you in next few seconds. और ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, पूरा डिलक्स लिमिटेड वाला प्रॉब्लम। जो भी है बॉक्स में तो डेबिट क्रेडिट ही है, ये सब आपको पता ही है कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा। मेरा काम है आपका ध्यान खींचना ये दो पैराग्राफ की ओर। आप प्लीज़ ये दो पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा बड़े ध्यान से, मुझे गायब किया जाए। लो मैं आ गया। अभी ये आप लोगों ने अगर पैराग्राफ ध्यान से नहीं पढ़ा रहेगा तो पीछे ड्रैग करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और वापस पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं वो अलग बात है, पर आप भी 3-4 बार पढ़िएगा, इजी पड़ जाएगा। इन द इवेंट ऑफ prices of materials and rates of wages increasing by more than 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of materials and wages beyond 5% in each case. It was found that since the date of signing the agreement, the prices of materials and wage rates increased by 25% and 20% respectively. Of course, the value of work certified does not take into account the effect of the above clause. ये बोलना क्या चाहता है एस्केलेशन क्लॉज में? इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीजिंग बाय मोर देन 5%, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ 25% of the rise in the cost of materials and wages beyond 5% in each case. सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल रहा है कि अगर मटेरियल और वेजेस का भाव 5% के ऊपर से बढ़ा ना, आई रिपीट, मटेरियल और वेजेस का भाव कॉस्ट 5% के ऊपर बढ़ा तो 5% के ऊपर जितना भी बढ़ेगा उसका 25% मैं एक्स्ट्रा लेगा, ऐसा ये बोलना चाहता है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, मटेरियल और वेजेस का भाव 5% के ऊपर अगर बढ़ा ना तो 5% के ऊपर जितना भी बढ़ेगा उसका 25% एक्स्ट्रा पैसा मैं लेगा। इसका क्या मतलब है? 5% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश, अप टू 5% नो इश्यूज। बियॉन्ड 5% जो जाएगा, आई रिपीट, बियॉन्ड 5% जो जाएगा उसका 25% में एक्स्ट्रा लेगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको गिनना सबसे पहले क्या पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। एक मिनट, अगर वो इतना ही बोलता ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%, तो मैं क्या करता, 5 लाख लेता, उसमें 25% बढ़ाता, मतलब 1,25,000 होता और 6,25,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बना देता और काम खत्म, इट्स ओवर। नहीं, लेकिन वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे नहीं अटक रहा है। देखो वो क्या बोल रहा है, contract price would be increased accordingly by 25% rise in the cost of materials and wages beyond 5% in each case. रुक जाओ 25% of the rise in the cost of materials and wages, वो आगे वाला पार्ट भी छोड़ दो। सबसे पहले अपने को 25% of the rise तो करना ही पड़ेगा, मतलब राइज तो ढूंढना पड़ेगा ना। राइज होएगा उसका फिर 5%, 25%, ये वो सब हाथी घोड़ा सब बाद में करेंगे, पर पहले 5 जो इंक्रीज हुआ है व्हाट यू कॉल, वो तो हम गिनेंगे। राइज तो हमको अगर राइज गिनना है तो हम क्या करेंगे, जरा आप ध्यान दे दीजिए प्लीज बच्चों। अपने को नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बोला है कि इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मैं मटेरियल का आपको सिखा देता हूँ, वेजेस वाला आप खुद ट्राई करिएगा, आपका पक्का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट बोलना है वो मैं बोल दूंगा, पर आप खुद ट्राई करिएगा ये वीडियो देखने के बाद, या ये वीडियो को पॉज करके भी आप देख लीजिए, फ्रेश रहेगा, इजी पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, प्राइजेस ऑफ मटेरियल्स इंक्रीज बाय 25%, मतलब मटेरियल का जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया है, ऐसा उन्होंने बोला। अभी हमको ढूंढना है राइस, आई रिपीट, हमको ढूंढना है राइस। मैं है ना, रुक जाओ, आपके सामने पहले राइटिंग बोर्ड लाता हूँ, 1 सेकंड में राइटिंग बोर्ड आपके सामने। अभी राइज इन द प्राइस ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, जरा लॉजिकली सोचो। कितना भाव बढ़ा
वो कैसे पता चलेगा? नेचुरली उसके लिए हमको दो फैक्टर चाहिए रहेगा, एक जो अग्रीड प्राइस दोनों के बीच में हुआ रहेगा, और आप तो पूरा कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अभी तो स्टैंडर्ड वर्ड भी पता चल गया रहेगा कि दो जन के बीच में जो प्राइस अग्री हुआ रहता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस हम दोनों ने अग्री किया था। ओरिजिनली अग्रीड प्राइस जो रहेगा उसको एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे, अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो वो राइज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वही दो टर्म लिख देते हैं, सबसे पहले कि भाई ये ओरिजिनल प्राइस ये था, एक्चुअल प्राइस ये हुआ, तो डिफरेंस अपने को राइज इन प्राइस मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस ये, एक्चुअल प्राइस ये, तो डिफरेंस अपने को राइज इन प्राइस मिल जाएगा। अभी उसने बोला है कि भाई प्राइजेस बढ़ा मटेरियल का 25% से, तो मैं क्या करेगा पता, मैं ऐसा अज्यूम करेगा कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, 25% से बढ़ा ऐसा उसने बोला तो मैं बोलेगा 125, ऑब्वियस है, बिकॉज 25% से बढ़ा तो एक्चुअल प्राइस मतलब 125 हो गया। अभी अपने को एक ही डिसीजन लेने का है कि अपने को जो क्वेश्चन में जो प्राइजेस दिया है, जो कॉस्ट दिया है, वो एक्चुअल है कि ओरिजिनल है। ऐसा क्यों? सिंपल है, अगर मैं उसको ओरिजिनल बोलूं तो मैं यहाँ पे लिखेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ढूंढ लूंगा, पर अगर मैं ऐसा डिसाइड करता हूं कि जो अपने को मिला वो एक्चुअल है, मतलब अपने को जो बुक्स में दिया है वो एक्चुअल है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ढूंढ लूंगा, डिफरेंस तो मिल ही जाने वाला है। तो द ओनली डिसीजन दैट वी नीड टू टेक इज जो प्राइस अपने को दिया है, जो कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, वो एक्चुअल है कि वो ओरिजिनल है। चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्लियर कट वर्ड में क्या बोला है कि भाई मटेरियल का भाव 25% से बढ़ा फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट, साइन किया तब से लेके आज तक 25% बढ़ गया है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कि मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्टी के साथ अग्री किया कि आज हम सीमेंट जो भी यूज करेंगे 50 रुपया पर केजी के भाव से यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टी बोलता है डन, वो मार्केट प्राइस है। मैंने बोला सर लेकिन एस्केलेशन क्लॉज ये वो सब याद रखना। ही सेड नो प्रॉब्लम, आप आगे बढ़ो। अभी उसका काम खत्म, मेरा काम चालू। मैं मार्केट में गया, मैंने 50 रुपया पर केजी के हिसाब से जब सीमेंट ढूंढा तो पहले ही दिन मुझे 50 रुपया पर केजी के हिसाब से नहीं मिला, मुझे 60 रुपया पर केजी के हिसाब से मिला। नेचुरली मैं सीमेंट लाया, गोडाउन में रखा, पर बुक्स में तो मैं अभी ऑब्वियसली 60 रुपया पर केजी के हिसाब से ही रिकॉर्ड करूंगा, तो मैंने बुक्स में 60 रुपया पर केजी के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया। 3 महीने बाद वापस मार्केट गया तो मार्केट में वेंडर ने बोला कि सर अभी सीमेंट का भाव 70 पर केजी हो गया है, आपको सर अभी 70 पर केजी देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, अभी बिल्डिंग तो बनाई है, तो मैंने 70 पर केजी लिया, गोडाउन में सीमेंट डाला और बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद मैं आगे गया, वापस 3-4 महीना हुआ, वापस मार्केट गया, वेंडर ने बोला सर अभी 80 पर केजी हो गया, आपको देना पड़ेगा सर। तो मैं बोला भाई दे दे, अभी बिल्डिंग बनाना है तो सब खर्चा करना पड़ेगा, ला भाई दे दे। मैंने 80 पर केजी के हिसाब से लाया, गोडाउन में सीमेंट डाला और 80 पर केजी के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब बुक्स में जो प्राइस जा रहा है वो एक्चुअल प्राइस जा रहा है। मेरे को तो जो क्वेश्चन में दिया है वो बुक्स का प्राइस ही है ना, मतलब मुझे जो दिया है वो एक्चुअल प्राइस है। हमने जो भी खर्चा किया वही हम बुक्स में लिखेगा, हम वही बुक्स में जो लिखेगा वही खर्चा हमको इधर एक्चुअल प्राइस करके आ जाएगा। तो एक्चुअल प्राइसेस हमको दिया है क्वेश्चन में, उतना बात हमारा क्लियर हुआ। अभी आई रिपीट, अभी जरा बात ध्यान से सुनिएगा। हमको ये तो पता चल गया कि हमको जो बुक्स में प्राइस दिया है वो एक्चुअल है। मटेरियल का आप देखो क्वेश्चन में, मैं नहीं चेंज करूंगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है आप देख लो, क्वेश्चन में कितना है मटेरियल का, आपको मटेरियल परचेज दिया है 1 लाख, लेकिन मैं इधर 1 लाख नहीं लिख सकता। उसका रीजन 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो है। आई रिपीट 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो है। आई रिपीट वंस अगेन 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो है। आपको एस्केलेशन उसी पर मिलेगा जितना आप यूज करेगा ना।
तो जितना अब यूज करेगा उस पर एस्केलेशन मिलेगा, तो मेरे को इधर लिखना पड़ेगा 1,00,000 माइनस 25,000। तो नेचुरली मैं इधर लिखेगा 75,000। सी अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, जितना यूज करेगा ना उसी पर मेरे को एस्केलेशन मिल सकता है, नहीं तो मेरे को एस्केलेशन ही नहीं मिलेगा। टोटल जो खरीदा उस पर थोड़ी देगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो कि मैं सीमेंट लेने मार्केट में गया, 5 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बिल्डिंग बनाने का जो भी है, मार्केट में गया, सीमेंट लिया। सीमेंट का भाव थोड़ा बढ़ा हुआ था तो मैंने बढ़े हुए भाव पे लेके डाल दिया, बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी बार वापस गया तो वापस थोड़ा भाव बढ़ गया, मैंने तो वापस बढ़े हुए भाव पे लिया, सीमेंट रखा, बुक्स में रिकॉर्ड किया। अभी मेरे को लगा कि यार ये तो पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है, मेरे को तो सीमेंट का आगे भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मैंने एक वेंडर को बोला कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, तो उसने बोला कि हाँ सर प्राइस तो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, तो सर आप एक काम कर लो, आप बल्क में अभी ले लो ना। मैंने बोला बल्क में मतलब? बोलता सर जितना चाहिए उतना, मैं बहुत बड़ा वेंडर हूँ, आपको दे दूंगा। तो मैंने बोला एक काम कर, 1 करोड़ रुपए का दे दे। बोलता हाँ सर मैं तो वो भी दे दूंगा। बोला अरे बाप रे, तेरे पास 1 करोड़ का भी सीमेंट मिल जाएगा? ही सेड यस यस यू विल गेट इट, डोंट वरी, लेके जाओ। मैं बोला भाई तो अभी 1 करोड़ रुपया पहले जमा करता हूँ। बोला हाँ सर आप जमा कर लो, दे दो। मैंने 1 करोड़ रुपए का सीमेंट लिया और फिर पूरा सीमेंट परचेस किया और कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया। साल खत्म हुआ, मेरे कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मैंने बोला सर एस्केलेशन क्लॉज। तो उसने बोला हाँ हाँ एस्केलेशन तो देना ही पड़ेगा, बात हुआ था, बोलो कितने पे दूं? मैंने बोला सर 1,25,00,000। वो वापस बोल 1,25,00,000। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है। नहीं ना सर, लेकिन मैं परचेस किया ना सर, तो ये देखो मैंने डेबिट भी किया, मटेरियल परचेज 1,25,00,000, तो देना पड़ेगा ना आपको। अरे भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है, तेरा एस्केलेशन 1,25,00,000 पे। सर परचेस किया तो देना पड़ेगा ना। फिर उसका हाथ मेरे गाल को बीच में किधर मिल जाएगा, टपक करके। ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू गिव मी फॉर दैट, वॉट एवर आई यूज फॉर हिम उस पर ही वो एस्केलेशन देगा ना। आई एम श्योर विद दैट एग्जाम्पल यू अंडरस्टूड व्हाई आई सब्ट्रैक्टेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 25,000। मिला ही नहीं है, उसके लिए यूज हुआ ही नहीं है, तो नेचुरली वो उस पर एस्केलेशन नहीं देगा, तो बोलेगा मैं 75,000 पे एस्केलेशन दूंगा। सो नाउ विद दैट लॉजिक वी मूव फर्दर। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जरा आप ध्यान दे देना। 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये हो गया। अभी हम करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 60,000। तो राइज इन द प्राइजेस मिल जाएगा 15,000 रुपीज। नेचुरली ये राइज इन द प्राइस जो है वो 25 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन वापस पढ़िए, वो क्या बोला है कि इन द इवेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ मटेरियल्स एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीजिंग बाय more than 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the price beyond 5%। मतलब 5% के ऊपर जितना बढ़ेगा उसका 25% लेगा। तो अभी 15,000 तो जो है वो 25 है ही, तो मेरे को 25 से लेन देन नहीं है, मेरे को 25 से लेन देन नहीं है। एक्चुअली में रादर शुड आई यूज द वर्ड्स, मेरे को 25 से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 20 से प्रॉब्लम है। 20 कैसे आया? अबव 5%, अबव 5%, बियॉन्ड 5%। तो 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेगा तो मुझे मिलता है 12,000। दिस इज इंक्रीज बियॉन्ड 5%, दिस इज इंक्रीज बियॉन्ड 5%। और क्वेश्चन बोलता है कि जो भी इंक्रीज बियॉन्ड 5% होगा उसका 25% हम लेगा। तो इधर एस्केलेशन जो आ जाएगा वो 12,000 इंटू 25% करके आ जाएगा 3,000। इसका एक दूसरा भी तरीका है, रिपीट एक दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको इजी पड़ जाता है तो आप वो भी यूज कर लेते हैं। और भी 15,000 का भाव बढ़ा है, आई रिपीट 15,000 का भाव बढ़ा है। जरा आप देख लो बच्चों,
और 15,000, ओरिजिनल प्राइस तो 60,000 था, इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। अभी हमको 5 से प्रॉब्लम नहीं है, 5 के ऊपर से प्रॉब्लम है, मतलब 20 से। हम इधर लिखेंगे 15,000 और 25% है, हम इसका 2 पार्ट कर देंगे, एक अप टू 5% और दूसरा बियॉन्ड 5%। अप टू 5% और बियॉन्ड 5%। तो ओरिजिनल प्राइस तो 60,000 है, तो उसमें 5% तक इंक्रीज हो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ जाएगा 3,000। तो 3,000 प्राइस राइज इज अप टू 5%। 15,000 माइनस 3,000, क्योंकि 3,000 तो वहां पे चला गया, इज इक्वल टू 12,000। This 12,000 is increase beyond 5%, and of course escalation is equal to 12,000 into 25% is equal to 3,000. तो ये दूसरा तरीका था। मटेरियल मैंने सिखाया, लेबर आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से। खाली उसमें एक ही पॉइंट है जो मैं बोल देता हूँ, रादर एज सच 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे। पहला, उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है, उसको आप कंसिडर करेंगे, उस पर भी एस्केलेशन मिलेगा। लॉजिकल है ना, बिकॉज आपने वो पे नहीं किया पर इनकर तो किया ना उसके लिए, तो उस पर भी एस्केलेशन मिलेगा, तो माइनस करने का जरूरत नहीं है, 45,000 प्लस 5,000 ही लीजिएगा। दूसरा, भूलिएगा मत, वेजेस 20% से इंक्रीज हुआ है। आई रिपीट, वेजेस 20% से इंक्रीज हुआ है। और तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी भी 25% ऑफ द राइज बियॉन्ड 5% से ही बढ़ेगा, वो 20% से नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर वो आप बराबर करिएगा तो आपका वहाँ पर आंसर 1562.5 अप्रोक्सीमेटली 1563 आ जाएगा। और ऑफ कोर्स एस्केलेशन क्लॉज का एंट्री आ जाएगा वहाँ पर। एस्केलेशन क्लॉज is contractee's account debit to contract account। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो 3,000 मटेरियल का और 1563 लेबर का, 4563 करके आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन था। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मटेरियल तक मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, और मटेरियल का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी with this I finish off my explanation for question number 5। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट खत्म किया, आपको बोला दैट आई एंड द डिस्कशन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। आपके सामने मुझे टेक्स्ट बुक लाना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ये क्वेश्चन का ये पॉइंट था कि हम लोगों को एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम ढूंढना था। तो हम लोगों ने इसमें ये एक्चुअल उड़ा दिया था, एक्चुअल क्वांटिटी उड़ा दिया था, इसको उड़ा दिया था टोटल। हमारा लॉजिक क्या था, बहुत सिंपल था लॉजिक, कि भाई एस्केलेशन हम प्राइस के रिलेटेड रखते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ इनएफिशिएंसी दिखाया, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज कर लिया या समथिंग लाइक दैट, या तो उसका एस्टिमेशन में कुछ गलती हो गया, तो हम वो बेयर नहीं करेंगे, माने कॉन्ट्रैक्टी वो बेयर नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को खुद को देखना पड़ेगा। हम खाली प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। तो हमने इसमें क्या किया था, 5 को 4.8 से कंपेयर किया था, तो हमको पता चला था कि 0.20 डिक्रीज है। उसी तरीके से 8 को 7.9 से कंपेयर किया तो पता चला 0.10 डिक्रीज है, और 6 को 6.60 से कंपेयर किया तो पता चला था कि 60 पैसे इंक्रीज है।
ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी है, 5000 को 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि नेट 1000 डिक्रीज है. लेट मी इनफैक्ट राइट इन द टेबल, दैट विल बी इजियर. 1000 डिक्रीज, 3500 को 0.10 से कंपेयर किया तो 350 डिक्रीज हुआ, और फाइनली 2500 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 इंक्रीज हुआ. तो नेट ऑफ जो इंक्रीज हुआ वो 150 इंक्रीज हुआ. उसी तरीके से आप लेबर का भी कर लोगे तो आपको वहां पे 700 इंक्रीज आ जाता है नेट ऑफ. तो टोटल इंक्रीज 150 प्लस 700 होके 850 इंक्रीज आ जाता है, विच इज एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम. ये आपके सामने मैं वापस एक बार रख देता हूँ. 150 और 700 तो इधर आ जाएगा 850. उतना एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम है. मतलब कंपनी ने जो ये क्लेम किया है वो गलत है. ये पॉइंट यही था यह क्वेश्चन में कि एक्चुअल को हम इग्नोर करेंगे भी. इसका है ना कभी कभार डिस्कशन हो जाता है, कोई बोल देता है कि सर लेकिन रियल लाइफ में वो कॉन्ट्रैक्टी को कन्विंस कर देंगे, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके ज़्यादा यूज करना पड़ा. भाई वो सब रियल लाइफ का डिस्कशन है. हमको एग्जाम ओरिएंटेड जो डिस्कशन रखना है वो प्रिंसिपल बेस्ड रखना है. एंड प्रिंसिपल बेस्ड डिस्कशन इज क्रिस्टल क्लियर. आई रिपीट, क्रिस्टल क्लियर कि एस्टिमेशन में जो भी इश्यूज हुआ या इनएफिशिएंसी हुआ कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो कॉन्ट्रैक्टी बेयर नहीं करेगा. प्राइस में जो इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, नेट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देगा. बस इतना ही ये प्रॉब्लम का पॉइंट था. ये पॉइंट आपको आई होप समझा रहेगा. विद दैट आई एंड द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. बट बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7, मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स याद दिलाना पड़ेगा. उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर जाऊंगा. इसके लिए मुझे आपके सामने एक और स्लाइड लाना पड़ेगा. तो अभी मुझे आपको क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करना है. ऑफ कोर्स उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नो डाउट, बट उसके पहले मुझे आपको थोड़ा पॉइंट्स याद दिलाना है. तो मैं उसके लिए आपका थोड़ा एक वक्त लूंगा और थोड़े स्लाइड्स आपके सामने लाऊंगा. रुक जाइए. आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर पहला पॉइंट. भाई अगर हम अब तक हम क्या कर रहे थे, हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग कर रहे थे और फर्स्ट ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे. अगर हम अभी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, समझाता हूं. अपने को 3 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा. 3 पॉइंट. फर्स्ट, पहले साल में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक, वो तीनों क्रेडिट पे जाता है. क्रेडिट पे दिखाई देता है. नेक्स्ट ईयर में उसको ओपनिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा तो वो डेबिट पर जाएगा. वो पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, भूल जाइए, भूल जाइए, टोटली भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, टोटली भूल जाइए कि मैंने उधर क्या लिखा है उसको भूल जाइए. सुनिए दूसरा पॉइंट. समझो कि पहले साल में आपने 2 माले बनाए, 2 फ्लोर्स यू मेड. यू आर मेकिंग अ 10 फ्लोरी बिल्डिंग, 10 स्टोरी बिल्डिंग शुड आई से, 10 फ्लोर बिल्डिंग, 10 स्टोरी बिल्डिंग. समझो कि आपने पहले साल में 2 माले बनाए, 2 फ्लोर्स, सर्टिफाई हो गया. दूसरे साल में 3 और फ्लोर्स बनाए. इन द सेकेंड ईयर यू मेड 3 मोर फ्लोर्स. टोटल आपने 5 फ्लोर बनाए. टोटल आपने अगर 5 फ्लोर बनाए तो अगर कोई आपको दूसरे साल के एंड में आके पूछेगा कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो आप क्या बोलेगा? आप नेचुरली बोलेगा 5 फ्लोर्स. आप नेचुरली बोलेगा 5 फ्लोर्स. तो 5 फ्लोर्स कैसे आया? 2 पहले साल का और तीसरा जो 3 माला रादर बनाया दूसरे साल में, वो तो 2 + 3 = 5. तो बस वही चीज मैंने मेरे सेकेंड एग्जाम्पल में या सेकेंड पॉइंट में लिखा है. आपको वो पढ़ना पड़ेगा, मुझे गायब होना पड़ेगा. प्रिसाइजली आपने जो पढ़ा वही है कि भाई यहां पर अपने को जो भी है, पहले साल में हमने क्या बनाया? पहले साल में हमने बनाया 4 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड. दूसरे साल में हमने और 16 लाख का काम किया जो सर्टिफाइड हुआ. तो टोटल वर्क सर्टिफाइड 20 लाख हो गया.
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 20 लाख दिखेगा, एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पता चले, सर्टिफाइड करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ, वर्क सर्टिफाइड को अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट रिवर्सल, दूसरा पॉइंट वर्क सर्टिफाइड अक्यूमुलेट। अभी तीसरा पॉइंट वर्क अनसर्टिफाइड के लिए, उसके लिए मुझे आपके सामने दूसरा एक स्लाइड लाना पड़ेगा, मैं अभी ला देता हूं। आ गया आपके सामने, यहां पर क्या लिखा है कि भाई डोंट अक्यूमुलेट अमाउंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड अक्यूमुलेट करना है, अनसर्टिफाइड अक्यूमुलेट नहीं करना है। अरे लॉजिकल है यार, समझो कि आपने पहले साल में 3.5 माला बनाया, एक एग्जांपल देता हूं, 3.5 फ्लोर्स, और आपका आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं मैं आधा माला सर्टिफाइड नहीं करूंगा, पूरा होएगा तभी करूंगा, मेरा मर्जी। तो आधा माला जो वो अनसर्टिफाइड रखेगा, तो अगले साल में आप क्या करेंगे, जब शुरू होगा तब उसको सर्टिफाइड करवाने का कोशिश करेंगे। इन अनदर वर्ड्स आप पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ही ऊपर का बिल्डिंग बनाएंगे ना भाई, तो वो अपने आप सर्टिफाइड में चला जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड ऑफ प्रीवियस ईयर नेचुरली विल गो इनटू वर्क सर्टिफाइड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो उसको अक्यूमुलेट करने का सवाल ही नहीं है। मतलब आधा माला बाकी होगा, उसके ऊपर आप थोड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, बिल्डिंग गिर नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली आप वो आधा माला पहले पूरा करेंगे, पिछले साल का वर्क अनसर्टिफाइड अगले साल के वर्क सर्टिफाइड में अंदर चला जाएगा, तो वर्क अनसर्टिफाइड को अक्यूमुलेट नहीं करेंगे। डू नॉट फॉरगेट दीस 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट रिवर्सल होगा, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल साइड का रिवर्सल होगा, क्रेडिट से डेबिट पर दिखेगा। वर्क सर्टिफाइड दोनों साल का अक्यूमुलेट होके दिखेगा, ऑब्वियस, वर्क सर्टिफाइड दोनों साल का अक्यूमुलेट होके दिखेगा क्रेडिट साइड पर, और वर्क अनसर्टिफाइड अक्यूमुलेट नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइए, रिवर्सल सब होगा, सर्टिफाइड अक्यूमुलेट होगा, अनसर्टिफाइड अक्यूमुलेट नहीं होगा। बस इतना सा पॉइंट था। ये हमने पॉइंट समझा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अभी एक लास्ट थियरी पॉइंट बिफोर आई गो हेड, अपने को अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो क्या इफेक्ट्स देना है, उसके लिए मैं आपके सामने एक अगला स्लाइड ला देता हूं। रुक जाइए, आ गया स्लाइड आपके सामने। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आपको 2 पॉइंट और प्लस 1 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। अरे वो ऑब्वियस है ना, इन प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो या तो कंप्लीशन या तो इन प्रोग्रेस, दोनों साथ में कैसे होएगा, so there will be no work in progress. Second point, any profit or loss will be actual or not notional. वो यहाँ पे थर्ड लिखा है, बट मैं आपको सेकेंड पॉइंट याद दिला देता हूँ, बहुत सिंपल है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो एक्चुअल होगा, नोशनल नहीं होगा। अरे ऑब्वियस है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो काय का नोशनल। और लास्ट में हम एंट्री फॉर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पास कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। समझने के लिए, खाली समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एंट्री इज वेरी सिमिलर फॉर डेटर, व्हाट यू कॉल, वेरी सिमिलर टू डेटर्स टू सेल्स। कॉन्ट्रैक्टी आपका डेटर बन जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट का इनकम है। समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज सिमिलर फॉर डेटर्स टू सेल्स। सो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये एंट्री आप पास कर देंगे। नेचुरली एट सेलिंग प्राइस, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप समझें तो अभी मैं आपको 7वें क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं। आपके सामने टेक्स्ट बुक वापस लाना पड़ेगा। 7वां पॉइंट आ गया। पहला तो सब ट्रांजैक्शन जो भी है सब डेबिट है, और यहाँ पर क्लियर कट वर्ड्स में बोला है ऐसा कि भाई 1,20,000 का 75% इन कैश मिला। तो आपको मैं एक बार एंट्री वापस याद दिला देता हूँ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि आपको कॉन्ट्रैक्टी कैश बैंक दे रहा है तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। ये 1,20,000 का 75% आ जाएगा, तो 90,000 पे ये एंट्री पास हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट मैं बोल सकता हूँ पहले साल में, वो ये है कि उन्होंने वर्क सर्टिफाइड दिया, पहला 4 ट्रांजैक्शन दिया और फिर सीधा नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन दे दिया, विच मीन्स देर इज नो वर्क अनसर्टिफाइड इन, और रादर मैं इसको
जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, नो वर्क अनसर्टिफाइड इन 2018। फिर 2019 आ गया, ऑफ कोर्स, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट व्हाट स्पेशल प्लांट भेजा, फर्दर वर्क सर्टिफाइड, फर्दर आ गया पॉइंट, अक्यूमुलेशन वाला आ गया। पहले साल में वर्क सर्टिफाइड 120 था, दूसरे साल में आपने और 3,30,000 का काम किया, तो क्रेडिट साइड पर 4,50,000 का वर्क सर्टिफाइड दिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। नेचुरली रिवर्स होगा, रिवर्स तो होना ही है, रिवर्स तो होना ही है, रिवर्स तो होना ही है, लेकिन आप लोग को क्रेडिट साइड पर 4,50,000 का वर्क सर्टिफाइड भी दिखाना होगा। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क डन एंड नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है 22,500, तो वो तो आप सीधा सीधा रिकॉर्ड करिए। पिछले साल में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं था, होता तो भी हम अक्यूमुलेट नहीं करते, पॉइंट सिखा दिया आपको थोड़े टाइम पहले। नहीं है, मैं मानता हूं, पर होता तो भी हम नहीं करते, बस मैं इतना बोलता हूं। और फिर डेप्रिसिएशन था 25% पर एनम। और फिर मटेरियल्स ऑन साइट वर वैल्यूड एट 15,000, मटेरियल्स ऑन साइट वर वैल्यूड एट 15,000। वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो तो आप क्रेडिट पे दिखा ही सकते हैं। फिर उसके बाद अगले साल का सब ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, तो ये आप नेचुरली डेबिट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मेन पॉइंट अभी जाएगा यहां पर, ये जो सेंटेंस मैंने रेड से अंडरलाइन किया वो आप पढ़ लीजिए। मैं गायब हो जाता हूं, लो मैं वापिस आ गया। General overheads for each year is to be taken at 5% of the materials consumed and wages paid during the year. मटीरियल्स कंज्यूम्ड और वेजेस पेड का 5% लेना है, बस उतना ही उधर बोला है और कुछ नहीं बोला है। मटीरियल्स कंज्यूम्ड का मतलब है मटीरियल्स यूज्ड, तो वो कैसे गिनना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल पॉइंट है, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। आप जो भी देख रहे हैं मुझे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए बराबर। मटीरियल्स कंज्यूम्ड, मटीरियल्स कंज्यूम्ड का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कंज्यूम मतलब यूज्ड। तो याद करो स्टार्टिंग में क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी मटेरियल आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो यूज नहीं होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। हमें तो कंज्यूम्ड माने यूज्ड चाहिए, आया वो डेबिट, अनयूज्ड क्रेडिट, नेचुरली डिफरेंस विल बी यूज्ड। सो मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे ढूंढना है? एनी आइटम रिलेटेड टू मटेरियल ऑन डेबिट minus any item related to material on credit, that will give me nothing else but materials consumed। वो मुझे materials consumed दिखा देगा, मुझे materials consumed का अमाउंट दे देगा, उसमें हम wages ऐड कर देंगे और फिर हमको जो फिगर आएगा उसका 5% जनरल ओवरहेड्स आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हर साल करना है, भूलिएगा मत। हर मटेरियल के रिलेटेड आइटम आपको लेना है। लास्ट ईयर में कभी कभार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल में ये देखिए ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो वो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो 2020 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना। तो कभी कभार बच्चे वो 15,000 नहीं लेते कैलकुलेशन में, उसकी वजह से गलती हो जाती है, तो वो आप गलती मत करिएगा। बहुत ही कॉमन एरर है ये, बट आई होप अभी इतना सुनने के बाद आप नहीं करेंगे। लास्ट ईयर में 3,900 का जनरल ओवरहेड्स आता है, प्लीज भूलिएगा मत। और फिर हमको ये क्लोजिंग वैल्यू भी देके रखा है, तो हम लोग वो क्लोजिंग वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करके डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं। ये एक और पॉइंट है, 15,000 का हम जनरली डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम टाइम बेसिस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो 10,000 आता है। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि डेप्रीसिएशन जब टाइम बेसिस पे कंपेयर करते हैं मतलब कैसा, आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली। लाइक फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ये पैराग्राफ आई होप आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेप्रीसिएशन बोला है कि डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएटेड एट 25% पर एनम। देखिए मैंने बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर प्लांट था 1,20,000 रुपए का, और बाय द वे 25% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मैंने ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड को ऑनलाइन किया, तो 1,20,000 इंटू 25%,
इंटू 4/12 करते हैं तो आंसर जो आता है वो 10,000 आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम बेसिस डिप्रिसिएशन। जबकि आपका प्लांट था 1,20,000 का, आपने 2019 में 30,000 का डिप्रिसिएशन गिना तो 90,000 का उसका वैल्यू आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन के 90,000 को 75,000 से कंपेयर करके 15,000 हम ले सकते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। लेकिन कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द क्वेश्चन, हम 10,000 लेंगे, 5,000 को कोई रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट जो आप बोल सकते हो, वॉट एवर वर्ड दैट यू प्रेफर टू यूज, वॉट एवर इज एक्चुअली, ये भाई 5,000 का वैल्यू कम हो रहा है, सो दे कॉल इट एज रिवैल्यूएशन लॉस, वो भी कोई ट्रीटमेंट करता है। दीज ऑल आर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बिकॉज क्वेश्चन हैज गिवन बोथ वर्ड्स इसके लिए। बट any treatment you can stick to, but then generally we would prefer this 15,000 depreciation being recorded in the contract account as such. So ये एक point है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोलो, कंट्रोवर्सी बोलो, डिफरेंट ओपिनियन बोलो, डिफरेंट ऑथर्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियन बोलो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ा कभी कभार मारामारी हो जाता है, तो डिपेंड्स आप कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं। बट जनरली एज आई जस्ट सेड एंड आई रिपीट अगेन, हम 15,000 डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट लेंगे तो वो हो सकता है, दैट इज प्रेफरेबल इन आवर हम्बल ओपिनियन। Opinions can always vary, we respect all the opinions. So that is about it bachcho. With that I finish my explanation to question 7 and now I move on to question 8. Question 8 में कुछ नहीं था, डेट के हिसाब से आपको ओपनिंग क्लोजिंग डिसाइड करके उसका डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना था। अभी आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि 31 मार्च 2019 ईयर एंडिंग पे 4 कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसा आपको बोला। तो नेचुरली एनी बैलेंस ऑन दिस डेट बिकम्स ओपनिंग एंड एनी बैलेंस ऑन दिस डेट बिकम्स क्लोजिंग। सो एट द सेम टाइम any balance on 31/3/2018 will also become opening and any balance on 1/4/2019 will also become closing। बस इतना ही पॉइंट था। उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो ये 1/4/2018 का है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और 31/3/2019 नेचुरली जो है वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा और ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड टिल 31/3/2018 जस्ट हमने अभी किया। मैं आपके सामने वापस लाता हूँ, ये देखो 31/3/2018। तो नेचुरली ये ओपनिंग WIP आ जाएगा। ये तो करंट ईयर का है ही और ये भी करंट ईयर का क्लोजिंग वर्क अनसर्टिफाइड है। तो अभी इधर ये ओपनिंग स्टॉक है तो वो डेबिट पे जाएगा, ओपनिंग WIP है वो भी डेबिट पे जाएगा, बाकी सब क्लोजिंग है तो वो क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। बस इतना ही पॉइंट्स था ये क्वेश्चन में और कुछ पॉइंट नहीं था। नेचुरली ये सब तो डेबिट वाला ही आइटम है तो वो डेबिट में चला जाएगा। हम एज आई सेड प्लांट इशूड नहीं लिखते, हम खाली डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते हैं, तो वो 20% पर एनम करके दिया हुआ है। तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉब्लम का यही ऑब्जेक्टिव था। एक बात खाली आपके ध्यान खींचने के लिए मैं बोल देता हूँ कि ओपनिंग खाली पहले कॉन्ट्रैक्ट माने 723 में ही ओपनिंग है, बाकी किधर भी ओपनिंग नहीं है। इट मीन्स 723 पिछले साल से चल रहा है और बाकी सब ये साल में चालू किया है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स ये साल में शुरू किया है। तो ये सेंटेंस जो मैं अभी आपके सामने वापस एक बार ढंग से ब्रैकेट कर देता हूँ, थोड़ा थिक ब्रैकेट करता हूँ आपका ध्यान खींचने के लिए। ये जो सेंटेंस है वो खाली उतना ही बोलता है कि पहले से 723 चालू था, बाकी सब इस साल शुरू किया। तो वो सेंटेंस का बियॉन्ड अ पॉइंट ये क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ कोर्स प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज नथिंग एल्स बट कैश रिसीव्ड, तो उसका भी हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ असर नहीं पड़ेगा। विद दैट points I finish off question number 8 in front of you, and of course now we will begin with question number 9.
क्वेश्चन 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन 9 शुरू करने से पहले अगेन छोटू सा थियरी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, ये चैप्टर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी रुक जाओ, वो थियरी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपके सामने एक दूसरा स्क्रीन लाना पड़ेगा। रुक जाइए, दूसरा स्क्रीन आ गया। चलिए शुरू करते। अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वर्ड्स आर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एक, ऑफ कोर्स वो एस्टिमेटेड लॉस भी समझ ही लेने का, उतना तो अभी तुम सबको समझता है, वो इंटरसीए पब्लिक है तुम। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब क्या होता है पता है? दिस इज एक्चुअली एस्टिमेटेड फाइनल प्रॉफिट। दिस इज एक्चुअली एस्टिमेटेड फाइनल प्रॉफिट। तो अभी ये इसका मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट विच द कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेक्ट्स टू मेक। It is the profit which the contractor expects to make on the completion of the contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहता है, तभी वो एस्टिमेटेड फाइनल प्रॉफिट गिनता है कि जब खत्म होगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वो एक एस्टिमेशन ले रहा है अपने प्रॉफिट का। तो वो गिनता कैसे है? बहुत सिंपल है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेंगे, और उसमें से एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट माइनस कर देंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेंगे, उसमें से एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो अपने को एस्टिमेटेड फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी अगला सवाल आ जाएगा, एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट का मतलब क्या? अगेन इट इज द कॉस्ट विच द कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेक्ट्स टू इनकर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तब तक उसने टोटल कितना खर्चा किया रहेगा। तो वो कैसे गिनेंगे? बहुत ही सिंपल है, मैं हेडिंग दे देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट। तो वो कैसे गिनेंगे? अरे भाई सिंपल है, देखो एक बात मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझो कि तुमने अब तक 100 रुपीज़ खर्चा किया कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 100 रुपीज़ खर्चा किया कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक्चुअली इनकर किया, और आपका अकाउंटेंट आपको बोलता है कि सर अभी 30 रुपया और इनकर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। 30 रुपये इज एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपका एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट कितना हो गया? 130। तो 130 कैसे आया? 100 प्लस 30। 100 क्या था? एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं इधर लिखता हूं एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल नाउ प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। तो आपका ये काम हो गया, खत्म, दैट्स इट। तो इस हिसाब से आप एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट ढूंढ सकते हैं, और फिर वो एस्टिमेटेड फाइनल कॉस्ट को आप, मैंने जो ऊपर फॉर्मेट लिखा है उसमें डाल दो, तो आपको एस्टिमेटेड फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। विद दिस वी कैन नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन। बहुत ही सिंपल है, एक मिनट रुक जाइए, आपके सामने टेक्स्ट बुक ला देता हूँ। टेक्स्ट बुक आ गई, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन 8 दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अभी हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चों। पहला जो साल है, पहला जो पार्ट है वो तो एक्चुअल है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करते करते खत्म कर लेंगे। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो एस्टिमेटेड है, एज यू कैन सी इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बहुत ही सिंपल करेंगे, आप सुन लीजिए। एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड करते जाएंगे, तो एक्चुअल जो पहले का खर्चा है वो लेंगे और एस्टिमेटेड ऐड कर देंगे। लेकिन एक मिनट बराबर ध्यान से सुनिएगा, मैं फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल का आपको बता दूं, तो मटेरियल में आपका जो एक्चुअल का खर्चा है, वो एक्चुअल खर्चा आपके लिए 3 लाख है, वो मटेरियल्स इशूड है।
लेकिन 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 20,000 रुपए का मटेरियल एट साइट है, माने क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब आपने तो पहले साल में 2,80,000 का ही मटेरियल यूज किया है। एस्टिमेटेड में आप क्या करने वाले हो देख लेते हैं एक बार। एस्टिमेटेड में आपके सामने 5,50,000 रुपए है, तो वो 5,50,000 लिखेंगे। 5,50,000 लिखेंगे और उसमें से नेचुरली अगेन मटेरियल एट साइट जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो मटेरियल एट साइट उसमें कितना है 50,000 रुपए का, 50,000। बट आई एम टू श्योर आप मेरा नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। ये 20,000 जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो इधर प्लस 20,000 हो जाएगा, बिकॉज वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वो भी यूज हो जाएगा। सो 550 माइनस 50 प्लस 20,000, 5,20,000। तो इसका जो एस्टिमेटेड है 520 प्लस 280, 8 lakhs आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर मटेरियल्स। अभी वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। आई रिपीट, वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। वेजेस और एक्सपेंसेस में क्या है, आपको वेजेस में आपको पेड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है। डोंट फॉरगेट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो ऐड होगा, बट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर जो है वो अगले साल में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो जाएगा, तो वो लेस हो जाएगा। अरे आप एनपीओ पढ़े हैं ना एकदम ढंग से, तो आप उसमें कैसा मस्त फॉर्मेट बनाते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड, प्रीपेड एट द एंड लेस, और वो पूरा एक फॉर्मेट जो आप बनाते हैं ना, बस उसी में ये डाल दीजिएगा। खाली इतना याद रख लीजिएगा कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड विल बिकम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सेम वे एक्सपेंसेस में भी पेड प्रीपेड एट एंड करके दिया है, तो प्रीपेड एट द एंड है वो माइनस होगा, अग्रीड, बट प्रीपेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बिकम प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो वो ऐड हो जाएगा। वो फॉर्मेट बना के उसमें सब डाल दीजिए तो आपका काम आराम से हो जाएगा। बस उतना ही पॉइंट था। और हाँ, लास्ट में डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट है, प्लीज जरा ध्यान रख लीजिएगा। 1,50,000 का प्लांट है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, आपको ये डेप्रीसिएशन, एस्टिमेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो थोड़ा नोटबुक में कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूँ, इजी हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे नोटबुक लाना पड़ेगा। 1 मिनट, नोटबुक आ गया। अभी हम ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 का प्लांट है। नोटबुक सीधा नहीं रहता भाई। 1,50,000 का प्लांट है, तो उसमें से हम लोगों ने, ये गंदा दिखता है यार, हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे, जाने दो, हम एक अच्छा मस्त बनाएंगे। $50,000 का प्लांट रिटर्न कर दिया है, रिटर्न। तो मैं इधर पहले हेडिंग में लिख देता हूँ रिटर्न, और इधर मैं लिखता हूँ रिटेन। 50,000 का रिटर्न, 1 लाख का रिटेन। पर ये तो कॉस्ट था ना, क्वेश्चन में आपने पक्का पढ़ा रहेगा हमको 25% WDV पे गिनना है, तो मैं जो गिन रहा हूं वो है एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन गिनने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको है ना, याद रखो, मैं पहले बोला वापस बोल रहा हूं, WDV पे गिनना है। तो ये जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट एज ऑन ऑफ कोर्स 1/4/18 है, तो मैं पहले तो डेप्रिसिएशन गिनूंगा एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन में दिया है 25%, 25% क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% फॉर 2018-19 फॉर 12 मंथ्स। तो ये जब मैं गिनूंगा तो 50,000 इंटू 25% करेंगे तो 12,500 आ जाएगा। और फिर अगर आपको गिनना है 1 लाख पे 25%, तो आई एम होपिंग आप कैलसी यूज नहीं करेंगे, आई एम होपिंग दैट मच, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रिवाइजिंग आई एम श्योर उतना आपको समझेगा। तो ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 37,500 आएगा,
और यहां पर 75,000 आएगा। ये हुआ आपका वैल्यू एज ऑन 1419। अभी हम डेप्रिसिएशन वापस कैलकुलेट करेंगे, बट वो 25% ही होगा। फॉर इनफैक्ट मैं आपको ऐसा अच्छा वर्ड्स में और डाल के दूं तो, एक वर्ड में हाईलाइट कर दूं तो कैसा रहेगा आपके लिए? एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे आएगा नहीं, तो हम एस्टिमेटेड वर्ड को हाईलाइट करते हैं, एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% फॉर 2019-20। भूलो मत रे, 1920 में भूलो मत, 9 मंथ्स के लिए आएगा। देखो ना उधर दिया है ना यार, 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर मतलब 9 महीना हुआ ना भाई, तो मैं इधर लिखूंगा फॉर 9 मंथ्स। सो 37,500 इंटू 25% इंटू 9/12। तो राउंड ऑफ करेंगे, जो भी फिगर आएगा उसको 7031 में कर देता हूँ, और 75,000 इंटू 25% इंटू 9/12 अगर करेंगे तो 14,063 आ जाएगा। तो हम ऑफकोर्स माइनस कर सकते हैं, 37,500 माइनस 7031, तो 30,469 आ जाएगा, और 75,000 माइनस 14,063, सो 60,937 आ जाएगा। बट अपने को ये सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अपने को जो मेजर मतलब है वो ये वैल्यू से है। दिस इज प्लांट एट साइट ऑब्वियसली, तो हमको ये एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन में लेना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी प्लांट रिटर्न कर दिया है, तो ये तो प्लांट एट स्टोर्स है ही, तो ये डेप्रिसिएशन का हमको कोई लेन देन नहीं है। ये जो है ये आपका एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बस ये एक ही पॉइंट था ये प्रॉब्लम में जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। वैसे तो आपका बहुत सारा पॉइंट था ये प्रॉब्लम में, पर ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। With that, I finish off my discussion of question number 9. Obviously, with that, I finish off my discussion of contract costing. ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पर उसके पहले आपके बड़े फायदे के लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड लाता हूँ। मुझे एक टाइम दे दीजिए। तो मैंने आपको बोला था मुझे थोड़ा एक स्लाइड लाने दीजिए। ये देखिए आपके सामने पूरा कॉन्ट्रैक्ट का समरी मैं आपके सामने अभी रख दूंगा। ये क्वेश्चन 6 तक है ऑब्वियसली, बाकी का दूसरी स्लाइड में, उसके लिए भी मुझे आपको टाइम लेना पड़ेगा। आप ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, या तो ऑफकोर्स ये वीडियो तो आपके पास रहने ही वाला है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। आपको मैं एग्जैक्टली 20 सेकंड दूंगा, आप पढ़ लीजिए फटाफट। आप तो पॉज भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए देख लीजिए फटाफट, आपके 20 सेकंड पूरे। और अभी मैं आपके सामने दूसरी स्लाइड ला दूंगा जिसमें बाकी का प्रॉब्लम्स रिवाइज हो जाएगा। दूसरी स्लाइड आपके सामने, और मुझे गायब कर दीजिए। ये आपका बाकी का आपके सामने, तो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट ये 2 स्लाइड में रिवाइज हो जाएगा। आप कभी भी देखो रूम करके रिवाइज हो जाएगा। विद दैट गाइज, अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा। See you next time with the next chapter. Thank you so much.